हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रित शुक्ला। मैं चीफ एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में। रिसेंटली हमने अपना नया वेंचर भी ऑन किया है, दैट इज़ प्रावी वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। बस काम करके ही आ रहा हूँ और आप लोग हमारे वीडियो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और मुझे उम्मीद है, बल्कि भरोसा है, जिस तरह का फीडबैक आप लोगों से मिलता है मुझे लगता है कि वो वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल, जो नॉर्मल बोलचाल हम लोग की होती है, उसमें आप लोग को आईवीएफ के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है उस समय समय पर वो दे रही हैं। और उसके व्यूज़, उसके सब्सक्राइबर्स जो बढ़ रहे हैं और उस पेशेंट्स का फीडबैक जो हमको मिल रहा है वो काफ़ी इंकरेजिंग है। यही सब सोचते हुए डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि मैं भी कुछ आपको एम्ब्रोलॉजी से रिलेटेड या एंड्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताऊं, जो कि आईवीएफ का इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आईवीएफ कंसल्टेंट जो क्लिनिकल कंसल्टेंट होता है, जो पेशेंट से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे लोग कहते हैं ना, आईवीएफ सेंटर की बैकबोन एम्ब्रोलॉजिस्ट है। तो ज़रूर मैं मोटा ज़रूर लग रहा हूँ, लेकिन हाँ, यस, मैं बैकबोन हूँ। तो कुछ चीज़ें हमको एम्ब्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एज ए एम्ब्रोलॉजिस्ट क्या रोल होता है, इतना इम्पोर्टेंट किस लिए है, एम्ब्रोलॉजी के बिना आईवीएफ सेंटर क्यों नहीं चल सकता, क्या ज़रूरी है एम्ब्रोलॉजिस्ट का आईवीएफ सेंटर में 24/7 रहना, क्या ये ज़रूरी है कि बिना एम्ब्रोलॉजिस्ट के संभव ही नहीं है कि हम आईवीएफ कर सकें या आईयूआई इनफैक्ट कर सकें, जो कि बहुत रूटीन गायनी वाला प्रोसीजर है। दो इन आईयूआई वी रिक्वायर मेनली एंड्रोलॉजिस्ट, बिकॉज हम एम्ब्रियो बनाने तक नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, बट स्टिल कि जो एक विधि है एंड्रोलॉजी और एम्ब्रोलॉजी, ये कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है आईवीएफ के पेशेंट्स के लिए, आईवीएफ के पेशेंट जिनको सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं। सब कुछ डॉक्टर मोनिका ने आपको अगले अपने वीडियो में बताया हुआ है कि निसंतानता का मतलब लगभग 1 साल तक सारे नेचुरल प्रयास करने के बाद भी आपको अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको किसी इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। जब आप पहली बार मिलते हो, ओके, मैं इसको ना एक कहानी की तरह से आपको बताता हूँ कि आई थिंक आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एक हमारा पेशेंट है, ऑफकोर्स नाम नहीं लूँगा। दे आर इंजीनियर, दे बोथ आर इंजीनियर, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे, वेल रेड, गूगल किए हुए कपल्स हैं और अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। एक की हस्बैंड इज 33 एंड वाइफ एज इज 32 आई गेस। तो अब उन लोगों को करियर में एक जगह तक पहुंचने के लिए कुछ समय चाहिए था, जो उन्होंने लगा दिया। अब वो पिछले 3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि कंसीव हो जाए, कंसीव हो जाए, बीइंग वेरी वेल रेड एंड बीइंग फ्रॉम वेरी गुड सोसाइटी। हस्बैंड वॉज कंसिडरिंग दैट, यार देखते हैं, इसमें इतना मैंने पढ़ा है गूगल में, मुझे लगता है कि वाइफ में ही कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसको पीरियड में कुछ डिस्टर्बेंस रहते थे और ये वो पहले भी बताती थी, जिसके लिए हम लोग नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट से मेडिसिन लेकर के अपना ट्रीटमेंट कराते थे, तो वो ठीक हो जाता था। बट कभी उसका दिमाग इस बारे में नहीं गया कि उसको अपना भी चेकअप कराना चाहिए। कि ये भी डॉक्टर मोनिका ने अपने वीडियो से बताया है कि इनफर्टिलिटी केवल फीमेल का पार्ट नहीं होता, उसमें मेल भी इन्वॉल्व है। आई से कि 40-45% पार्ट मेल का ही होता है और दो, मैं कहूँगा लगभग लगभग बराबर बराबर के हिस्सेदार होगा अगर इनफर्टिलिटी है तो जब वो मेरे पास आया तो डॉक्टर मोनिका ने उससे बोला कि एक बार आप मुझसे भी मिल लो एज एम्ब्रोलॉजिस्ट। तो ही वॉज इन कंफ्यूजन दैट कि हम आईवीएफ कंसल्टेंट से मिल चुके हैं, अब एम्ब्रोलॉजिस्ट मुझे क्या ज्ञान देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको ज्ञान ज़्यादा नहीं दे सकता था। दो उसकी हिस्ट्री थी, 3 साल से इनफर्टाइल थे वो लोग, जब से वो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हुए थे बच्चे के लिए। दो शादी के उनके 7-8 साल हो गए थे। एनीवे, तो आई थॉट कि आपने कभी सीमेन एनालिसिस कराई है? बड़ी छोटी सी चीज़ है, मतलब अपने वीर्य की जांच। आपने कभी देखा है या दिखवाया है किसी को कि आपके शुक्राणु किस तरीके के हैं? कहीं कोई उनमें बात तो नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो हमेशा हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कभी ऐसा कुछ लगा नहीं और ऐसी कोई बात नहीं लगी। इनफैक्ट हमने तो 2-3 अटेम्प्ट आईयूआई भी कराया है नॉर्मल गायनेकोलॉजी। मैंने कहा ठीक है, दैट इज़ फाइन,
लेकिन अगर आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करें और हम इस बारे में सोचें कि वाइफ को ध्यान में रखते हुए कि हम आईवीएफ करना है, हमारा बेसिक जो प्रोफाइल है उसमें आपका सीमेन एनालिसिस भी है। जितनी इंपॉर्टेंस हम वाइफ के अल्ट्रासाउंड को, ब्लड टेस्ट को दे रहे हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी सीमेन एनालिसिस की भी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सीमेन एनालिसिस आप करा लो। अगर आपका 3 से 5 दिन का गैप है आपस में, तो उसने कहा कि हाँ है, करीब हफ्ते भर का है। मैंने कहा इट्स अप टू यू, आप सेकंड विजिट में भी आ सकते हो या आप अभी भी दे सकते हो। विल हैव फेयर आइडिया कि किस तरीके से आपका पैटर्न है। तो अच्छी बात रहेगी, हम लोग को कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम से कम आपके पार्ट से हम लोग को कुछ नहीं करना है। एनी हाउ किसी तरीके से उसे कन्विंस किया। इतना स्ट्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है क्या निकला, जब उस हस्बैंड ने अपनी सीमेन एनालिसिस कराई तो उसका काउंट 1 और 2 मिलियन था। काउंट तो ठीक है 1 और 2 मिलियन था, जो एज ए एम्ब्रोलॉजिस्ट मैं कहूंगा कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि काउंट, मोटिलिटी कहीं कहीं एक आध धोखे से दिख जाता था जब हम माइक्रोस्कोप में सारी फील्ड्स को देख रहे थे। इनफैक्ट हम लोग एक स्पेशल चैम्बर होता है, मैकलास चैम्बर या न्यू बॉक्स चैम्बर में काउंटिंग करते हैं। तो इनफैक्ट उस चैम्बर में तो नहीं था, बट ऑफकोर्स फिर मैंने नॉर्मल स्लाइड के साथ में जो प्रयास किया उसमें कहीं कहीं मुझे एक आध हिलता डुलता सा दिखा। अब मुझे ये बात पता थी कि अब मैं इस हस्बैंड से इस तरह से बात करता हूँ तो एक बार में तो ये मानने को तैयार नहीं होगा। देन आई सेड कि एज यू टोल्ड कि हमारा गैप अभी 7 डेज का है, तो आई थिंक वी शुड repeat this analysis because sample is not good. And usually what we do in doing the semen analysis, we take this sample, we keep in incubator, dry incubator at 37 degrees centigrade, and we wait for sample to get liquefied. We have to check in 20-30 minutes. If it is not liquefied, then we have to wait more. Or before doing analysis, we have to do a lot of things so that once the sample is purely liquefied and there is no viscosity left, that is the case in most of the semen analysis, drop by drop we are checking it, and then उसके बाद हम लोग एक ड्रॉप से एनालाइज करते हैं कि कितना उसका सीमेन है, कितना उसका काउंट है, कितना उसकी मोटिलिटी है, कितना उसकी मार्फोलॉजी है या वर्टिलिटी है। तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स हम लोग एज पर WHO गाइडलाइन के हिसाब से तो चेक करते हैं। बट उसका इनिशियल ही काउंट भी कम था और उससे ज़्यादा गई गुजरी मोटिलिटी थी। तो दैट वाज ए अलार्मिंग साइन फॉर अस। वी काउंसिल्ड, मैंने उसको बुलाया हस्बैंड को, मैंने कहा भाई आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है, बट मैं अभी रिपोर्ट नहीं निकालता हूँ, दैट इज़ फॉर योर सेटिस्फैक्शन। आई विल आस्क कि आप 3 या 4 दिन के गैप में एक बार फिर आओ, आई विल डू द एनालिसिस। ऐसे ही करूँगा, बट आई हैव टू सी। तो ही बिकम सीरियस एंड इनिशियली ऑफेंडेड, देन ही अंडरस्टूड द थिंग्स एज ही वॉज एजुकेटेड। तो उसके बाद वो 4 दिन बाद फिर आया एंड वी रिपीटेड द एनालिसिस एंड इट वाज सेम। Then I asked him to look at microscope and these are the things which are you are suffering from, and we have to investigate and we have to give some sort of drugs medicine to you also कि वो आपके लिए ज़रूरी है। and it's not wife, it's you. So because in the meantime 3-4 दिनों में हमारे पास वाइफ की ब्लड रिपोर्ट, वाइफ का HSG, वाइफ का सब प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब आ गया था। एंड लकीली वाइफ का AMH 3.5 था, FSH 5 और 6 के बीच में था। इनफैक्ट मीन्स ऑल द रिपोर्ट्स वर नॉर्मल एंड शी वर नॉर्मली ओवुलेटिंग। तो इट वाज हस्बैंड जिसकी वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा था एंड सीन पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हमारी ही ज़रूरत है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी करना है या IVF से ही उसको बच्चा होना है, बिकॉज चमत्कार कहीं भी हो सकता है, बट 99% वो सेल्फ प्रेगनेंसी से कंसीव नहीं कर सकती थी बिकॉज उसका सीमेन एनालिसिस का काउंट लेस देन 1 मिलियन था। इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में उसको जरूरत थी ICSI की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बड़ी बेसिक सी चीज़ है, एज एम्ब्रोलॉजिस्ट अगर समझे, बिकॉज नाउअडेज ICSI इतनी कॉमन चीज़ है कि वो लगभग हम लोग तो लगभग हर केस में प्रेफर करते हैं, वाई टू वेट वंस वी हैव दिस फैसिलिटी। एनी हाउ
वी काउंसल्ड हिम फॉर इक्सी एंड काफ़ी अच्छा हमारा बॉन्डिंग रहा। और उसका बार बार ध्यान इसलिए आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको ट्विन प्रेगनेंसी हो गई, बिकॉज आईवीएफ में हम लोग 3 एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र करते हैं। वाइफ के एग रिट्रीव किए मैडम ने जब एग रिट्रीव करके मुझे दिए, फिर उसका हम लोगों ने जो भी एक एक स्पर्म हमको दिख रहा था हर फील्ड में, वी कलेक्टेड द सैंपल ट्वाइस। 2 बार सैंपल लेने के बाद भी जो बेस्ट स्पर्म मिल सकते थे हमने इंजेक्ट किया। आई थिंक 8 या 9 एग्स में इक्सी करके हम लोगों ने 6 या 7 एम्ब्रियो बना लिए थे। एंड स्टिल वी हैव 3 फ्रोजन एम्ब्रियो फॉर हिम, और 3 हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए। उसमें उसको ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रहा था। नाउ दे हैव हेल्दी बेबीज। ये है फ़ायदा अगर आप निसंतानता से प्रताड़ित है या निसंतानता की तकलीफ आप लोग को है, और आप लोग अगर इस चीज़ को समझते हैं कि एक आईवीएफ सेंटर या एक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के लिए एम्ब्रोलॉजिस्ट का महत्व क्या होना है, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको काफ़ी कुछ समझाएगी या काफ़ी गाइड कर देगी। और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे रह जाते हैं सबके दिमाग में कि स्टिल वाई एम्ब्रोलॉजिस्ट बी देयर इन 24 आवर्स। बिकॉज एक बड़ा कॉमन सा फैक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल हम ही अच्छा काम कर रहे हैं बाकी कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में जो भी आईएफ सेंटर है वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है कि जितने भी निसंतान दंपति उसके यहाँ पर आ रहे हैं दिखाने के लिए, उनको वो प्रेगनेंसी दे। उसी प्रकार से हम भी प्रयास करते हैं। बस ये है कि देखने का नज़रिया बदल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो एक बाइक जो मोपेड की तरह लगती है और एक बाइक जो पल्सर की तरह लगती है। तो अगर आप रिक्शे वाले को दिखाओगे तो उसके लिए दोनों बाइक हैं, लेकिन आप किसी बाइक वाले को दिखाओगे तो ऑब्वियसली पल्सर वाले को बोलेगा कि हाँ यार ये बाइक है। तो इसका मतलब ये है कि देखने का नजरिया है कि आप इस चीज को किस तरीके से देखना चाहते हो। तो जब आप सीमेंट एनालिसिस किसी नॉर्मल पैथोलॉजी में कराते हो तो जनरली लैब टेक्नीशियन देखते हैं, दे आर इन हरी ऑफ रिपोर्टिंग द थिंग्स। वो उस तरीके से नहीं सोच पाते कि हमको इससे आगे जाकर के एक्सट्रैक्ट करके कुछ ट्रीटमेंट भी करना है। बट वही चीज जब एंड्रोलॉजिस्ट देखता है तो उसको पूरी कहानी समझनी जरूरी पड़ जाती है कि अब आगे अगर 2 या 3 महीने में हमको इसका अगर आईवीएफ जाके करना है, इक्सी जाके करना है, तो हमको क्या क्या पैरामीटर्स अभी से मेजर करने पड़ेंगे ताकि हम उन चीज का ध्यान रख पाए और हमारा काम आसान हो। उसके लिए कभी कभी ये भी होता है कि हम 2 या 3 सैंपल फ्रीज करके भी रखते हैं। कई बार हस्बैंड उसी दिन सेम डे सैंपल देने से मना कर देता है कि मेरी तो तबीयत खराब है, आज नहीं दे सकता। एनीवे, इस तरह की बहुत सारी कहानियां लेकर मैं फिर से आऊँगा, और मुझे लगता है कि मेरी ये बात सुन करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि एम्ब्रोलॉजिस्ट का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी आईवीएफ सेंटर में एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। थैंक यू। और अगर कोई सवाल है तो आप ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इसमें आप आराम से उसको फ़ोन करके हमारे आईवीएफ एक्सपर्ट से कभी भी बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।